हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अमूमन लोग फोन पर सबसे ज्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं? वो ऐप है व्हाट्सएप। बेसिकली चैटिंग करनी हो, किसी को कॉल करनी हो, लोकेशन शेयर करनी हो, स्टेटस देखनी हो, लोग सामान्यतः व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। समस्या यह है कि व्हाट्सएप जो है वो भारतीय कंपनी नहीं है, इसका डेटाबेस भारत में नहीं है और इससे फैलाए जाने वाली समस्याओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी इसके जवाब में एक मेड इन इंडिया ऐप आया है और जिसने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। वास्तव में आपका चैट, आपकी कॉल्स, आपकी प्राइवेसी, सब कुछ अगर भारत की जमीन पर सुरक्षित हो और आपके पास मेड इन इंडिया ऐप हो तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जोहो कॉरपोरेशन पर और जोहो के प्रमोशन को लेकर के कि जोहो किस तरीके से मंत्रियों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे व्हाट्सएप को जवाब देने के लिए भारतीय मैसेजिंग ऐप की, और उस मैसेजिंग ऐप का नाम है अरताई। वास्तव में यह आज तक की न्यूज़ है और कई सारे न्यूज़पेपर्स में प्रोमिनेंटली निकली है। 3 दिनों में इस एक ऐप ने वो कमाल कर दिखाया जो अरबों डॉलर की कंपनी व्हाट्सएप ना कर पाई। इसने 3 दिनों में ही 100 गुना डाउनलोड्स का धमाका किया है। यह केवल एक टेक्नोलॉजी की न्यूज़ नहीं है, वास्तव में यह एक डिजिटल स्वतंत्रता की लड़ाई है। यह अरताई बनाम व्हाट्सएप की कहानी है जो कि एक स्वदेशी व्हाट्सएप का भारत का डिजिटल भविष्य बनाने की कहानी की बात करता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या भारत डिजिटली इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से अपनी जमीन पर अपने डेटा सेंटर के साथ हो सकेगा, या फिर अभी भी हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे विदेशी मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये अरताई है क्या। वास्तव में अरताई तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत या इनफॉर्मल चैट टाइप का। अरताई को बनाया है जोहो ने, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। SaaS जो मैंने आपको बताया था वो है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और ये वास्तव में 2021 में एक सॉफ्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन हाल ही में ये बहुत तेजी से प्रमोट हुआ और इसमें करीब 100 गुना का उछाल आया और तब से ये सबकी नजरों में आ गया। सिर्फ 3 दिनों में डेली साइनअप्स 3000 से बढ़ करके 3,50,000 तक पहुंच गए। एप्पल ऐप स्टोर हो या प्ले स्टोर, दोनों जगह ये ऐप अब टॉप चार्ट पर आ गया है। इसके फीचर्स, इसकी सुविधाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जो व्हाट्सएप जैसी हैं। इसके अतिरिक्त वो कुछ अतिरिक्त वादे, कुछ अलग वादे भी करते हैं। जैसे चैटिंग में आप 1 to 1 और ग्रुप चैटिंग कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलती है, मीडिया शेयरिंग हो सकती है जैसे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो एटसेट्रा आप शेयर कर सकते हो। स्टेटस अपडेट जैसा कि व्हाट्सएप में होता है वह भी ये देता है। साथ ही साथ इनकी नो एड्स पॉलिसी भी है, यानी कि यूजर्स को साफ तौर पर एक तरीके से विदाउट एड पूरा का पूरा ऐप का जो सुविधा है वो मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका डेटा सर्वर लोकल लेवल पर है, यूजर का डेटा भारत में ही स्टोर होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं व्हाट्सएप का और अरताई का। देखिए, अगर हम बात करें ओरिजिन की तो व्हाट्सएप जो है वो मेटा की कंपनी है, मेटा की सबऑर्डिनेट कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश है। भारत की जोहो की कंपनी है अरताई। इसी तरीके अगर ओनरशिप की बात करें तो विदेशी ओनरशिप है, जबकि अरताई की जोहो कंपनी के पास है, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय ओनरशिप है। डेटा और प्राइवेसी की बात अगर हम करें तो डेटा स्टोरेज विदेशों में होता है और विदेशी कानून लागू होते हैं, ना कि भारतीय कानून। जबकि अरताई में डेटा स्टोरेज भारत में होता है और भारतीय कानून लागू होंगे। अगर हम इसके यूजर बेस की बात करें तो व्हाट्सएप का यूजर बेस ग्लोबली 2.7 अरब का है, जबकि अरताई अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी न्यूज़ है। ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो यह स्थिर है और वर्षों से विकसित हुआ है, जबकि अरताई की बात करें तो यह 3 दिन में ही 100 गुना ज़्यादा डाउनलोड प्राप्त कर लिया है। फीचर्स की बात करें तो चैट, ऑडियो वीडियो कॉल, स्टेटस, पेमेंट आदि कर सकते हैं। अरताई से चैट, कॉल, मीडिया शेयरिंग, स्टेटस वो भी बिना विज्ञापन के कर सकते हैं। अगर इसके यूएसपी की बात करें तो व्हाट्सएप की यूएसपी है ग्लोबल रीच और नेटवर्क इफेक्ट, जबकि अरताई की जो यूएसपी है वो है स्वदेशी ऐप, डेटा सुरक्षा और मेड इन इंडिया का
फील। तो ये छोटे छोटे बेसिक से अंतर हैं इन दोनों मैसेजिंग ऐप्स में। देखिए व्हाट्सएप की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसका नेटवर्क इफेक्ट, यानी कि लगभग हर स्मार्टफोन यूजर जो है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा होता है। RTI की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्वदेशी टैग, उसका डेटा सुरक्षा। भारतीयों को पहली बार एक ऐसा ऐप मिला है जो पूरी तरीके से भारत का है, भारत में ही जिसका डेटा सुरक्षित है और स्टोर है। व्हाट्सएप के पास बड़ा अनुभव है, ग्लोबल रीच है, जबकि RTI के पास गति है और भरोसा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के कंपैरिजन को देखते हुए। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें दुनिया में बाकी देशों के साथ क्या होता है, तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में वीचैट है। वीचैट एक तरीके से केवल मैसेजिंग ऐप नहीं है, एक सुपर ऐप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे चैट होती है, पेमेंट होता है, ई कॉमर्स होता है, गेमिंग होता है, सब वीचैट पर अवेलेबल होता है। चीन में कभी भी विदेशी ऐप्स को मौका नहीं दिया जाता। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में टेलीग्राम और वीके जैसे ऐप्स बहुत लोकप्रिय हैं। हालांकि वहां पर व्हाट्सएप और फेसबुक मौजूद तो हैं, लेकिन स्थानीय विकल्पों की पकड़ रशिया में बहुत मजबूत है। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में व्हाट्सएप, मैसेंजर, आई मैसेज जैसे ऐप बहुत पॉपुलर हैं और इसका पूरा इकोसिस्टम भी उसके ही कंट्रोल में है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत अभी तक पूरे तरीके से विदेशी मैसेजिंग ऐप्स पर निर्भर है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल ये सब बाहर के हैं। लेकिन RTI पहली बार एक गंभीर स्वदेशी चुनौती बन करके सबके सामने आया है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब अगर हम इस ऐप के साथ साथ उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों की बात करें तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है डेटाबेस का दबाव। देखिए व्हाट्सएप के पास पूरे ग्लोबल रीच है, लगभग 2.7 अरब यूजर्स हैं, जबकि RTI इस विशाल नेटवर्क के इफेक्ट को तोड़ना चाहे तो उसके लिए आसान गतिविधि नहीं होगी। दूसरी बात, नेटवर्क इफेक्ट की अगर हम बात करें, लोग वही जुड़ते हैं जहां पहले से उनके दोस्त, उनके परिवार और जानने वाले होते हैं। व्हाट्सएप की आदत और सुविधा को बदलना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। इसके साथ साथ लगातार इनोवेशंस, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप हर साल नए फीचर्स ऐड कर देता है। RTI के लिए टिके रहने के लिए इसे लगातार अपडेट करना होगा, रिसर्च करनी होगी और रिफॉर्म्स करने होंगे। ये बड़ा चैलेंजिंग काम होगा RTI के लिए। इसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप की रीच तो ग्लोबल है और RTI अभी भारत में ही सीमित है और भारत में भी अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी होगी। फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर हम तो अरबों डॉलर की कंपनी को टक्कर देने के लिए RTI को बहुत भारी निवेश और मजबूत सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एक बड़ा अगला कदम होना चाहिए। ये तो सारी चुनौतियां थी। अगर हम अवसरों की बात करें कि RTI के पास क्या अवसर है, तो सबसे बड़ा अवसर RTI के पास है इस समय भारत सरकार और भारत के लोग, सभी लोग स्वदेशी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सबका ध्यान स्वदेशी पर है और स्वदेशी सेंटिमेंट्स जो इस समय चल रहे हैं मार्केट में, वो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया से जनता का सीधा सीधा जुड़ाव है और लोग व्हाट्सएप के विकल्प को सपोर्ट करना चाहते हैं और ये रिफ्लेक्ट होता है इन जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 100 गुना ज्यादा डाउनलोड से। डेटा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी जो इसकी प्लस पॉइंट है वो है डेटा सुरक्षा। भारतीय सर्वर पर डेटा होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी विवाद पहले से ही बहुत ज्यादा है और लोग इससे बहुत सतर्क हैं, तो इस वजह से ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है RTI के लिए। इसी तरीके से अगर हम नीतिगत समर्थन की बात करें तो अगर सरकार डिजिटल इंडिया के तहत अगर इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेटफॉर्म बना दे तो बहुत बड़ा बदलाव संभव है। सरकार का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो इसको रीच करने में, लोगों तक पहुंचने में और आसानी होगी। युवा और छात्र वर्ग जो सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है इस प्रकार के मैसेजिंग ऐप्स का, उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है और इस ऐप के लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि युवा, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र, विद्यार्थी, ये लोग इस तरीके के ऐप को बहुत जल्दी अपनाते हैं। RTI उनके लिए व्हाट्सएप का सशक्त विकल्प बन सकता है। अगर ग्लोबल विस्तार की बात करें, अगर RTI के साथ अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अगर इनोवेशन करता रहा और भारत के बाहर भी पहचान बना पाया तो निश्चित तौर पर भविष्य इसका होगा। तो इस प्रकार से इसकी चुनौतियां और अवसर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पॉलिसी इंपैक्ट क्या है और यूपीएससी के नज़रिए से क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिसी इंपैक्ट की बात करें तो पहला मामला डेटा सॉवरेनिटी का आता है, डेटा संप्रभुता का आता है। भारत का डेटा अगर भारत की ज़मीन पर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक बहुत अहम फैसला होगा कि हमारा डेटा बाहर स्टोर ना हो। इसके साथ साथ
डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर हमारी पॉलिसी बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का ये सीधा उदाहरण होगा। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता घटने लगेगी। प्रतिस्पर्धा और नवाचार की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप जैसी विदेशी कंपनियों की मोनोपोली टूटेगी। लोगों के पास विकल्प उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियों में इनोवेशन और मार्केट स्पेस पाने की ललक बढ़ेगी और भारत में एक बड़ा नया मार्केट भी बन सकता है। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो स्थानीय सर्वर है, भारतीय कानूनों के अंतर्गत काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जवाबदेही भी बहुत बेहतर होगी। डेटा चोरी और मिसयूज का खतरा कम होगा, मैनिपुलेशंस का खतरा कम होगा। यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गवर्नेंस और आईटी पॉलिसी के अंतर्गत डिजिटल सॉवरेनिटी का मुद्दा आता है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा आता है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर हम देखें तो इंडियन स्टार्टअप इनोवेशन, डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये सारे मुद्दे आ जाते हैं। ऐसे में भी आपको डिजिटल स्वराज या आत्मनिर्भर भारत इन टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये करेक्ट कर सकते हैं आप बहुत सारे एरिया से जो कि यूपीएससी से भी रिलेटेड हैं। इस प्रकार अगर हम देखें इस पूरे विश्लेषण को तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अरताई सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, यह भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। व्हाट्सएप जैसी विदेशी संस्थाओं ने हमारी आदतें, हमारी बातचीत, हमारा डेटा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और उसका हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत क्या अब अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है? क्या हम सब मिलकर अरताई जैसे स्वदेशी ऐप के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, उस विकल्प को चुनेंगे, या फिर हम फिर उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे जहां पर विदेशी ऐप्स की गुलामी जारी रखेंगे? फैसला आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। और साथ ही साथ अगर हम अरताई जैसे प्रयासों को सपोर्ट करते हैं तो यह केवल एक ऐप की सफलता नहीं होगी बल्कि भारत की डिजिटल आज़ादी की ओर एक बड़ा कदम भी होगा। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरीके के इनोवेशंस को, भारत के स्वदेशी इनोवेशंस को सपोर्ट करना पसंद करते हैं या आप मानते हैं कि विदेशी टेक्नोलॉजी की टक्कर देना भारतीयों के बस की बात नहीं। अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यूपीएससी के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026, 27 या 28 में यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। आप सभी जान गए होंगे कि स्टडी IQ IAS अब 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार बन गया है और इस खुशी को हम आपके साथ शेयर करते हैं, शेयर करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने अपने सारे फाउंडेशन बैच मात्र 20,000 रुपीज़ में लॉन्च कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, यह सुविधा केवल और केवल आज तक उपलब्ध है। आज के बाद ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मिनिमस्ट फीस है, इससे बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ये केवल 200 बच्चों के लिए है, तो जल्द से जल्दी से ज्वाइन करिए। ज्वाइन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक कोड लगाना होगा और वो कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस 20,000 रुपये पर ही सेट हो जाएगी। तो देर मत करिए, अपनी तैयारी शुरू करिए, हमारे साथ रहिए और बेहतर तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।